नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 1991 में जहां 1000 प्रति पुरुषों में लड़कियों की संख्या 945 थी, वहीं ये घटकर 2001 की जनगणना के अनुसार 927 रह गई और 2011 में उसमें और भी कमी 918 हो गई। आंकड़े बताते हैं कि 1961 से लगातार जो है लड़कियों की संख्या में कमी आ रही है। 1961 में ये संख्या 976 थी। तो ये जो लिंगानुपात है उसमें जो कमी आ रही है बहुत बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये संख्या लगातार गिर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। बेटियों की संख्या कम हो रही है, इसके कई कारण हैं। एक तो भ्रूण हत्या है, वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी जन्म के बाद जो कहा जा रहा है कि भेदभाव हुए, वो भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। पिछले साल 14 जून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इस योजना के बारे में कहा था और बाद में बजट भाषण में भी इसका उल्लेख है और प्रधानमंत्री ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कर दी है। तो आज हमारा यही विषय है कि लड़कियों की गिरती संख्या जिम्मेदार कौन। और इस बहस में शामिल हैं ज्योति तिवारी, जो कि ऑल इंडिया फॉरगॉटन वीमेंस एसोसिएशन की प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ कुमकुम कुमार हैं, जो एक्शन एड से जुड़ी हुई हैं। रिजवान परवेज हैं, जो कि गर्ल्स काउंट संस्था है उसके कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं। और हमारे साथ रंजना कुमारी हैं, जो कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च सामाजिक शोध केंद्र की निदेशक हैं। आप सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। और साथ ही जयपुर में हमारे साथ डॉक्टर मीता सिंह हैं, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं और साथ ही राज्यसभा की समिति में भी रह चुकी हैं इसी विषय के ऊपर, और PSPNDT पे भी काफ़ी उन्होंने शोध किया है। सवाल ये है कि जो कमी आ रही है लड़कियों की संख्या में, लगातार संख्या गिर रही है, इससे एक सामाजिक असंतुलन तो हो ही गया है और एक असुरक्षा की भावना भी घर करती जा रही है। और कहा जा रहा है कि इसके कारण जो है सो अशक्त हो गई हैं महिलाएं, डिसएम्पावरमेंट हुआ है और यही परिलक्षित करता है ये लड़कियों की गिरती संख्याओं की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार का ये कदम किस हद तक सफल होगा, क्या ये पर्याप्त है, और जो हमारी सामाजिक सोच है वो किस हद तक जिम्मेदार है, इन तमाम मुद्दों पर हम बहस करेंगे। सबसे पहले रंजना कुमारी आप बताएं, आप क्या मानती हैं जो कि गिरती संख्या है उसके लिए जिम्मेदार कौन से कारक तत्व हैं और जो प्रधानमंत्री या सरकार ने पहल की है उससे कितना लाभ होगा? देखिए, जो सोच है वो सामाजिक सोच है, जिसमें पुत्र की चाहत और पुत्र के प्रति जो समाज का सोच है उसमें कि जिस तरह से लड़का होना एक माँ के लिए भी गरिमा का कारण है। परिवार में पुत्र के लिए बहुत सारे ऐसे रोल डिफाइंड हैं हमारे समाज में। तो एक तरह से सन प्रेफरेंस ये हमारे समाज का एक सोच है कि लड़का हो ये ज़रूरी है, और लड़का हो तो उसके होने से परिवार की जो स्थिति है, परिवार में जो आर्थिक बोझ लड़की को जो मानते हैं, तो ये पूरे सोच के चलते होता है। दूसरी तरफ अब जब ये ऐसा समाज का सोच हो और उसमें कुछ इस तरह की तकनीक आ जाए जिससे ये जानकारी मिल सके कि भाई बेटा है कि बेटी है, गर्भ में ही मिल सके, तो फिर वो गर्भपात कराना आसान है और उससे फिर छुटकारा पाना आसान हो जाता है। इसी के चलते अभी सोच को एड और एबेट करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड है और तमाम बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो आई कि आपकी बीमारी का हाँ, इलाज लेकिन हो उस सके। सोच में, लेकिन तो उस हाँ आप बिल्कुल ये कहें कि देखिए, अब चाकू का इस्तेमाल आप सर्जरी के लिए करें या गर्दन काटने के लिए करें वो तो अलग बात है। जी चाकू हाँ तो एक आपके पास एक जो है औजार है। जी हाँ तो जी यही हाँ बात है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी इसका नहीं, लाभ लेकिन उठाना है देखिए आपको। टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती मान लीजिए, तो ये पता तो नहीं तो चलता टेक्नोलॉजी ना नहीं होती तो कि बहुत सारी बेटी बीमारियों का है। भी इलाज नहीं हो नहीं, पाता। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते ही लोगों को ये पता चलने लग गया कि गर्भ के अंदर ही, और ख़ास तौर से बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी और जो एम्नियोसेंटेसिस वगैरह वाला टेक्नोलॉजी, उसमें तो गर्भ धारण करते ही पता चल जाता है कि बेटा है कि बेटी है। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी, उसका दुरुपयोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी एम्नियोसेंटेसिस या बॉडी बार टेस्ट है, जी लेकिन जी PCNDT तो अब कानून ही बन चुका है। ये तो अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत कारणों से कराया जाता है। जब जहाँ जो गर्भवती महिला है उनको इतनी जो परेशानियां होती हैं, उनको जो कष्ट सहना पड़ता है, वो काफी उसमें फायदा। वो तो टेक्नोलॉजी का मतलब यही है। जी हाँ, उसका मतलब उस टेक्नोलॉजी से ये जांच करने का आदेश, जांच से ये होती है कि गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन अब वो देखिए, जब समाज इस तरह से बिगड़े सोच का हो, जहाँ बेटी के लिए कोई स्थान नहीं तो है, क्या आप क्या मानते जहाँ हैं कि द्वय दर्जा ये जो हो पहल औरत का जिस समाज में, तो उस समाज में लोग बेटी चाहते नहीं
सरकार है की पहल तो से फिर आपको क्या लगता है कि इससे देखिए अच्छी लाभ पहल होगा? है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहल एक अच्छी पहल है और ये पहल सीमित है, ये मैं मानूंगी भी बहुत बड़ी पहल की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इसको वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लड़की समाज में औरतें कम हो जाएंगी, लड़कियां कम, ऑलरेडी आपने खुद ही कहा कि इस परिवार का ताना बाना बिगड़ रहा है, सामाजिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं, औरतों की सुरक्षा बिगड़ रही है, समाज के अंदर औरत की जो इस समय बहुएं ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, फिर एक व्यक्ति के नाते जन्म का अधिकार हर व्यक्ति का है और उस जन्म के अधिकार पर सबसे बड़ा इस समय प्रहार इस तरीके से हो रहा है जिसमें कि लड़की और नहीं, ये औरत तो के केवल जन्म का भ्रूण अधिकार हत्या भी का छीना मामला जा है, रहा नहीं है। जन्म के जी बाद भी कहा जा रहा है कि जी भेदभाव है। हाँ, रिजवान परवेज, आप बताएं, आप क्या मानते हैं? आपने तो काम किया है और सरकार के साथ भी आपने काम किया है, आप बताएं क्या स्थिति है और किस हद तक फायदा होगा सरकार की इस पहल से? देखिए, जैसे रंजना कुमारी जी ने बात रखी और इस मुद्दे पे प्रकाश डाला, ये मुद्दा जो घटता शिशु लिंग अनुपात का मुद्दा है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी पुराना है। जैसा कि आपने डेटा भी बताया, 1961 से लेकर के 2011 जनगणना तक लगातार गिरा है। लगातार ड्रॉप हमने प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या में गिरावट देखी है। सवाल ये उठता है कि ये गिरावट कहीं ना कहीं जाके हमें किसी एक सेंसस में, दो सेंसस में पिछले हमें तेज़ गिरावट नज़र आई है। और जैसा रंजना जी इंडिकेट कर रही थी, टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ का, वो कहीं ना कहीं उसका एक रोल देखने में आया 1991 के जनगणना के बाद। 1994 में लिंग जांच को रोकने के लिए 1994 में कानून बना था, 1996 में लागू किया गया। उसके बाद ये, मुझे ऐसा लगता है, मेरी याददाश्त में ये प्रथम बार है जो किसी सरकार ने इस पे इतना बड़ा कदम उठाया है। ये दिखाता है टू सम एक्सटेंट, ये दिखाता है सरकार की एक प्रतिबद्धता को, मुद्दे के प्रति प्राथमिकता को। और देखिए, इस तरह का जो एक कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैंपेन जो सरकार ने शुरू किया है, एक इसकी शुरुआत देखिए, लोकसभा इलेक्शन जो लास्ट ईयर हुआ था, उसके पहले जो कई पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में, उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये मांग रखी थी कि लड़कियों की जो संख्या घट रही है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो में ले, इसको एड्रेस करें इस मुद्दे को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था हम सभी संगठनों के सामने। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप एंड सीपीआईएम, इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में इस इशू का वर्णन किया था। जब सरकार बनी तो वादा था, इसको निभाया भी गया और एक बड़े पैमाने पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम को, वो तो स्कीम को हर आदमी लागू कहेगा किया कि जा रहा है। कार्यक्रम अच्छा है, इसमें तो किसी को शिकायत नहीं देखिए, होगी। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्राथमिकता इस इशू को मिला है जो अब तक नहीं मिला था। अच्छा, ठीक है। सरकार की तरफ से, जी। क्योंकि इस इशू पे हम लोगों ने इतने वर्ष काम किए हैं, लेकिन हम लोगों ने सब मिलकर के काम किए हैं, लेकिन इस पे कहीं चोट नहीं कर पाए। कहीं भी हम, एक दो उदाहरण आपके पास हैं, हमारे पास हैं, महाराष्ट्र में उदाहरण है। जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी की ओर से जो कोशिश होती है वो काफी नहीं है, वो तब तक जब तक सरकार की ओर से उसमें जो है धक्का न दिया जाए। बहुत जरूरी है, वो ऊर्जा सरकार की ओर से आनी चाहिए, वो फोकस, वो प्रायोरिटी सरकार की तरफ आना चाहिए, और ये इस बार दिखाया गया है। अब इस तरह ये जो घट रही है संख्या, केवल इसके लिए सोच और टेक्नोलॉजी, दो ही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, दोनों चीजें हैं, सोच तो है ही है, जो महिलाओं का जो एक जो लो स्टेटस हमारे समाज में है, जिस तरह से दो दर्जे की जो एक स्थिति है महिलाओं की, आप देखिए, हम रिजर्वेशन की भी बात करते हैं, 33%, 50% रिजर्वेशन की, आखिर हम क्यों बात करते हैं? तो ये अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अनइक्वल स्टेटस समाज में मिलता है। हमारे साथ जयपुर से डॉक्टर मीता सिंह भी जुड़ गई हैं, जो ये डिग्निटी फॉर गर्ल चाइल्ड फाउंडेशन की निदेशक हैं और साथ ही राज्यसभा की समिति के साथ इन्होंने काम किया है। अमिता सिंह, आप बताएं कि एक तो बात हो रही है टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बात हो रही है, आप डॉक्टर भी हैं, और यही है कि कानून 1994 में भले बन गए, PSPNDT एक्ट जो है, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डिटेक्शन जो टेक्निक एक्ट बना है, उसमें कार्रवाई डॉक्टरों पर हो नहीं रही है। मेरी जानकारी में तो शायद ही कोई डॉक्टर जिसको सजा मिली हो। आप इसको किस रूप में देखते हैं, और खास करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जहां जैसलमेर का एक ऐसा गांव भी था जहां 110 वर्षों तक कोई बारात आई ही नहीं, एक भी लड़की नहीं थी। 1998 में बारात आई, तो 110 वर्षों के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि राजस्थान में पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से गिरावट आई है बालिकाओं की संख्या में, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में।
से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों का भी इसमें मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी उतना ही जिम्मेदार है जितनी कि सामाजिक सोच। आप बोलती रहिए मीता जी। जी, और मैं यहाँ पर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि धीरे धीरे प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का ये जो कानून है जो कि लिंग जांच का निषेध करता है, उस कानून के चलते यहाँ पर एक डर बैठा है उन डॉक्टरों में जो ये काम करते थे, तो और कुछ पकड़ धकड़ भी हुई है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जो ये काम करते थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है, चाहे वो डिकॉय ऑपरेशन के द्वारा हो या वो वायलेशन जो उसके द्वारा हो। तो धीरे को, और मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर मीता सिंह, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल रही है। आपके पास हम दोबारा आएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं मिल। हाँ ज्योति तिवारी, आप बताएं, आप क्या मानती है? एक जो अभी तक सबों ने कहा है कि एक तो सोच है और टेक्नोलॉजी ये जिम्मेदार है और सरकारी पहल से काफी फायदा होगा, हालांकि ये शुरुआत है और भी करने की जरूरत है। आपका क्या मानना है, ये जो हमारी सोच है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखती हैं? देखिए, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन काफ़ी खुश होता है अगर ये भेदभावपूर्ण ना होता तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यदि आप इसको बच्चों को बचाओ बच्चों को पढ़ाओ कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। सिर्फ बेटी को बचाने का मतलब है कि आप भेदभावपूर्ण, फिर से एक नई पॉलिसी आ रही है जो भेदभावपूर्ण है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी और सोच इन सब की बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब आप बेटी बचाने और पढ़ाने की तो बात करते हैं मगर उस पर उत्तरदायित्व नहीं छोड़ते। क्यों हो रहा है ऐसा कि लोगों को बेटा चाहिए? क्यों लड़कों की चाह है और औरत में ही है, माँ में ही है। अभी रंजना जी कह रही थी कि बड़ी गौरव की बात होती है, गरिमा की बात होती है माँ के लिए। आप उस माँ को क्यों नहीं पनिशमेंट देते, कभी भी कुछ सज़ा क्यों नहीं देते उसको, और उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? लड़का घर का बंधुआ मजदूर होता है जो जिंदगी भर कमा कमा के खिलाता है, इसलिए लड़का चाहिए होता है। आप CRPC 125 में रिस्पोंडेंट बनाइए लड़की को कि वो उत्तरदायित्व उठाएगी, देखिए चीज़ें कैसे बदलेंगी। यदि सशक्तिकरण देना चाहते हैं तो सशक्तिकरण दीजिए, इस तरह की नीतियों के द्वारा उनको भिक्षावृत्ति मत दीजिए कि ठीक है सारी फैसिलिटीज़ तो आपने दे दी मगर उत्तरदायित्व तो उनको एक भी नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बात ये जो लिंग अनुपात की बात हो रही है, प्राकृतिक अनुपात भी 950 1000 का होता है, 1000 पुरुष पे 950 महिलाएं। नहीं। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, अपने आप नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा होता है। इसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मंशा है ये नारीवादी बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो अवैज्ञानिक तरीके से चलते हैं। उनको वैज्ञानिक तरीके से सिर्फ जज्बातों पर चलती नहीं है दुनिया। कमा के जो आदमी लाता है उसकी जरूर से जरूर आगे उसकी चाहत होगी ही। इसमें बड़ी बात क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भेदभाव है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक चीज खाली इस समय सुधांशु जी बीच में बोलने के लिए माफ करिएगा, लेकिन ये कि दुनिया में जो विकसित देश हैं, सब देशों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विकसित देशों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एक देश को उठा ले, स्वीडन का आंकड़ा है, वहां पर आप देखेंगे तो 1000 अगर औरत आदमी हैं तो उससे 1015 औरतें हैं। यहाँ भी केरल में केरल में देख लीजिए तो ये सबसे ज्यादा लिंगानुपात है महिलाओं के। ये ज्योति जी, ये मुझे लगता है जानकारी की कमी की वजह से बहुत जानकारी है। आप पक्षपाती आंकड़े पेश कर रही हैं, स्वीडन की बात कर रही हैं, वहाँ की माएं शायद सकट चौथ का व्रत भी नहीं रखती होंगी कि पुत्र पैदा हो, ठीक है। तो समस्या महिला में है, उनको समझाइए ये चीज कि घर के लिए बंधुआ मजदूर लाने की बजाय बेटी को जिम्मेदारी देना शुरू करें घर की, कि वो कुछ जिम्मेदारी उठाए। वो ठीक, वो आपका तर्क सही हो सकता है, लेकिन वही सही है, तरीका वही सही है। एक बात बताइए ना, अभी बेटी बचाओ की बजाय CRPC 125 में बेटी को रिस्पोंडेंट बनाइए और फिर देखिए। नहीं, लेकिन अभी आंकड़े बताते हैं कि जो 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो 61% लड़कियों के मामले में ज्यादा है लड़कों आप गिनते ही लड़कियों को है ना, आप लड़कों को गिनते ही कहाँ गिनते, तभी तो आंकड़े आए हैं। नहीं, आप पक्षपाती तरीके से गिनते हैं ना। मुझे उन बच्चों का जेंडर बताइए जो माई बॉडी माई चॉइस के आधार पे
अबॉर्ट करवा दिए जाते हैं, अनमैरिड लड़कियां अबॉर्ट करवा देती हैं। क्या हमने उनका जेंडर जानने की कोशिश करी है कि उनमें से कितने लड़के थे जो मार दिए गए? कोई नहीं जानने की कोशिश करता। ये एक नया उठाकर ला दिया गया है जिसके आधार पर ये पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है। मंशा क्या है मैं नहीं जानती। सुधांशु जी, मैं एक पहले हम कुमकुम आपको पहले I'm sorry, but I really cannot agree on these points. Yeah, she is just. I'm sure, I mean, there must I be know you will some logic behind her thoughts, but as Ranjana ji was very clearly saying, even if you see, even in our own states, as you were saying, Kerala में भी अच्छा है, even North East states में जहाँ पे भेदभाव कम है, वहाँ पे आप अगर टॉप 10 स्टेट्स देखेंगे, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे the ratio of girls are higher than the boys. आप क्या एक तरफ केरला शिक्षित राज्य है, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट जहाँ उतनी शिक्षा नहीं है वहाँ भी है, तो फिर तो शिक्षा से इसका संबंध नहीं रहा ना। It's also a question of the practice, the gender practices that take place. So एक के साथ आप खाली educational qualification की जहाँ पे बात करती है, ऐसा नहीं है। Not आप अगर देखोगे, if you really see it, northern states में if you go by development indices, it is also increasing, but simultaneously the gender discrimination is also increasing. उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जो बार-बार कह रहे हैं कि लिंग के साथ भेदभाव होता है, कौन जिम्मेदार है? पुरुष हैं, महिलाएं हैं, दोनों हैं, कौन है? I also think in a way the economic model that we are following, at the end of the day, the doctors are also part of that same mentality. The ones who are practicing it, they also think that they can use the technology and the prevailing son preference in the community to ये बात तो सब लोग बोल चुके हैं कि डॉक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका ये बातें तो आ चुकी हैं। वो भी पेट्रियार्कल उतने ही हैं, वो तो कोई मतलब समाज से बाहर तो नहीं है। देखिए, लेकिन एक चीज, किसी बात को सिर्फ पितृसत्तात्मक समाज से जोड़ देना, हर बात में जहां महिलाएं भी बेटे के जन्म पे रोएं और बेटे के जन्म पे खुशी मनाएं, उसको कहते हैं ना पितृसत्तात्मक समाज है। सबकी जो है सोच को पुरुषों ने जो है दूषित कर दिया है, हर चीज के लिए पुरुषों को गाली देते रहें और महिलाएं पढ़ लिख करके भी एमए की टॉपर हों, पीएचडी करें और पुत्र के लिए जो है सो उपवास रखें और पुरुषों को दोष दें। ये बड़ी जिस आप कैम्ब्रिज से पीएचडी करके चले आइए और कहिए कि हमारे पति ने हमारी सोच को कलुषित कर दिया है। ये सामाजिक वास्तविकता है कि लड़कियां 0 से 6 वर्ष की उम्र में आज हमारी जनसंख्या से धीरे धीरे करके कम होती चली गई हैं। अब ये कि अगर लैंसेट की मान लें तो 1 करोड़ कम हो गई हैं, अगर दुनिया के मतलब तमाम पैमाने की तो रिपोर्ट है कि 2007 से लेकर के अब तक 1 करोड़ जो है महिलाएं जो बच्चियां हैं, बिल्कुल ये सच है, ये आंकड़े सच हैं। लेकिन अब इसमें दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा, जहां जहां महिलाओं की बेटी बचेगी, जब बेटी का सशक्तिकरण होगा। अब आप देखिए, संपत्ति में हक नहीं मिलेगा, शिक्षा में हक नहीं मिलेगा बराबर का, उसके बाद संपत्ति में तो बराबर का हक मिल गया। नहीं अभी नहीं मिला है। गलत कुप्रचार, देखिए आपके कार्यक्रम के जरिए कुप्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हक मिला है, शिक्षा की 1 मिनट, नीतियां हैं, ये बहस का जो मुद्दा है, मुझे 1 मिनट अपनी बात कहने दीजिए कि इसमें जो सबसे बड़ी संपत्ति के हक की बात है, ठीक है, इनहेरिटेंस में अभी ये कहा गया है कि लड़की लड़का बराबर का हक है, दादा लाइक नहीं, को पार्टनर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। लेकिन मान लीजिए माता पिता की जो संपत्ति है वो तो आज भी बेटे को विल करेंगे तो बेटे को ही मिलेगी। वो बेटी को विल कर सकते हैं, वो बात नहीं है। बेटी को तीसरे व्यक्ति को कर दे, तीसरे व्यक्ति को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसके बाद ही बेटे को प्रॉपर्टी जाती है। आपकी जानकारी कम है मुझे ऐसा लग रहा है इस मामले में। ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी में फुल राइट्स है, उत्तरदायित्व देना शुरू करिए लड़कियों को घर के। थोड़ा सा जितना आपकी समझ है उतना ही बोलेंगी तो अच्छा भी लगेगा और आप तर्क भी दे पाएंगे। लेकिन मुझे अपनी बात पूरी कर लें। मुझे काफी समझ है, आपसे भी बहुत ज्यादा समझ है मुझे, एक्चुअली प्रैक्टिकल समझ ज्यादा है। आप किताबी बातें और आंकड़ों की बात कर रही हैं, मैं बहस का मुद्दा भटक गया। उसमें अब देखिए, सशक्तिकरण में मैं जब कुछ आंकड़े आपको बता दूं, आज भी तीसरी बच्ची स्कूल के अंदर नहीं है हिंदुस्तान में। बेटी बचेगी जब सारी बच्चियां स्कूल के अंदर होंगी। आज भी संपत्ति का हक आपके हिसाब से ठीक है कि कुछ साल पहले हम लोग के तमाम महिला आंदोलन के संघर्ष के बाद को पार्टनर बन गई, जो दादा लाई संपत्ति जिसको यहाँ कहा जाता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसमें निश्चित तौर पर बराबर का हक है, पर सामाजिक रूप से अभी वो स्वीकार्य नहीं है और लड़कियों को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे नहीं रंजना जी, एक बात है, उसमें जो है भाभी ज्यादा विरोध करती हैं भाई से। वो बात है, जितना भाई विरोध करता है। कहेंगे जेल में जब पगली घंटी बजती थी पहले, अब तो नहीं बजती है, तब जेलर अपने कैदी दूसरे कैदी को ज्यादा मारते थे, ये तो आप जानते हैं। क्योंकि जो डिसएम्पावर्ड है, जब आप उसको आप
हर डिसएम्पावर जो है अपने आप को, अपने जो पावर का दायरा है, अगर उसके अंदर आप उसको रखेंगे, जहां उसके पास कोई ताकत ही नहीं है, तो आपस में झगड़ा तो होगा ना। इसीलिए लोग कहते हैं परिवार में औरतें लड़ती हैं। भाई आप परिवार के अंदर रहते नहीं, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप परिवार के अंदर की बात तो आप नहीं जानते हैं। बोझा सारा उनके ऊपर है, और वो तो खैर वो बहस बिल्कुल अलग है। बहस बिल्कुल अलग है। आप जेठानी देवरानी में तो ये बात आप कह सकती हैं, लेकिन भाभी और ननद का रिश्ता बिल्कुल अलग है। महिला जो बच्चियों की जनसंख्या कम हो रही है, उसके पीछे के तर्क मैं आपको दे रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि देखिए, जब तीसरी बच्ची स्कूल में नहीं होगी, हर तीसरी महिला सत्ता में कहीं नहीं है। चाहे वो आप लोकल बॉडीज में 1/3 जरूर दिया है, कहीं कहीं 50% भी दिया, कहीं भी सत्ता में नहीं है, संपत्ति में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, रोजगार में बहुत पीछे है। जब ये सारी परिस्थितियां होंगी तो लड़की को आर्थिक बोझ, और दूसरी तरफ क्या है, पैदा होते ही अगर आपने उसकी शिक्षा में खर्चा किया, वो दूसरे घर चली जाएगी। माँ बाप नहीं करना चाहते हैं। दूसरे दहेज में मेरी बात सुनिए ना, दहेज में इतना आप दहेज उठाएंगे तब लड़की की शादी करेंगे। दहेज ना लड़की नहीं है ना, शुरू के विज्ञापन आपको मालूम है में बनता है, जाके दहेज में यही बात कही जाती थी और लड़के की परिवार की तरफ से भी बहुत आज खर्चा करो, 5 लाख कल बताओ। लड़कियों को बोलिए ना अपने स्टैंडर्ड से कम में शादी करना शुरू कर दे, उनको क्यों बंगला गाड़ी वाला लड़का चाहिए होता है। जो विज्ञापन आते थे, ये जो कन्या भ्रूण हत्या के विज्ञापन होते थे, वो क्या होते थे, जो बोर्ड हम लोगों ने उतरवाए घूम घूम के, और सरकार ने नियम बना के उसको उतारा, कि वो बोर्ड क्या कहते थे, 5,000 आज खर्चा करो, 5 लाख कल बचाओ। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि दहेज नहीं देना पड़ेगा, शादी में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मतलब कुल मेरा कहने का यह है कि एक तरह से लड़की को समाज के अंदर एक तो उसका सशक्तिकरण नहीं है, दूसरा उसको इसकी वजह से आर्थिक बोझ माना गया। आखिर ये मानसिकता कहाँ से बनी? आजकल दहेज का विकृत रूप है कि उसके पास सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन इतना देना है। दहेज की शुरुआत इसी से हुई थी कि बेटी का हक जो है एक बार ही उसको दे दो, परिवार में झगड़ा ना हो, मतलब तो वही था। आर्थिक लेकिन बोझ, आपने उसको लड़की आर्थिक बोझ है, ये मानसिकता इन्हीं सब कारणों से परिवार के अंदर बनी, और जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं एक लड़की के पैदा होने के बाद, वो ज्यादा देखे गए समाज के अंदर। वो फिर वो जो है मायके की संपत्ति में हक मांगे तो वहां कोई नहीं। अब दहेज में अगर हम दे रहे हैं तो उसका विरोध क्यों है? वो भी उसका हक है। अच्छा, ये मानसिकता कहाँ से बनी? पुत्र की चाहत और पुत्री को बोझ समझना, ये जो मानसिकता हमारे समाज में है, ये बिल्कुल साउथ एशिया में यूनिक है, और हमारे देश में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी मानसिकता के चलते तो होता है कि भाई माँ बाप भी जाते हैं, जांच करा लेते हैं। सुधांशु जी, 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो आज का डिबेट है, जो इशू है हमारा, वो घटता शिशु लिंग अनुपात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। हमको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, वो ये बात है कि जी जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और जो हर 10 साल पे जनगणना आयोग द्वारा, सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा जो डेटा लाया जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो पे, उस पे कोई सवालिया निशान नहीं उठ सकता। कहाँ लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा है। जैसे आपने कहा ना, उन्होंने कहा, तो उसको समझना पड़ेगा। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट। यू कैन रेज सो मेनी क्वेश्चंस, बट लेट मी कंप्लीट। दिस इज नॉट एट ऑल साइंटिफिक, दिस इज नॉट एट ऑल साइंटिफिक। यू कैन गो एंड क्लैरिफाई विद द सेंसस ऑफ इंडिया। दैट आई विल डू वन डे, दैट आई विल डू वन डे। ज्योति, हम ये मान लेते हैं कि उस आंकड़े जो है सही है, उसके बाद नहीं, आप मेरी तरफ इशारा करके नहीं कह सकती हैं ना। दूसरी बात सुधांशु जी, दूसरी बात हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो आपका टॉपिक है, चर्चा का टॉपिक है कि लड़कियों की संख्या क्यों घट रही है और क्या इस तरह के प्रयास की आवश्यकता है जो सरकार ने उठाए। जैसे रंजना जी और हमारे पैनलिस्ट कारण गिना रहे थे, कारण अनेक मिलेंगे आपको, बहुत सारे कारण मिलेंगे, और हर कारण क्षेत्र से और वर्ग से, क्लास में डिफर करता है। जो कारण लड़कियों को ना चाहने का गांव में होगा, वही कारण आपको दिल्ली के जीके के लोकेलिटी में नहीं मिलेगा। क्या कारण है? जैसा समय कम है इसलिए बहुत संक्षेप में अगर बताते हैं। देखिए, बहुत सारे कारण है। लड़की आज मंगलवार को जैसे कि मनेका गांधी जी ने पानीपत में अपने स्पीच में बताया, और उन्होंने इस बात पे फोकस किया, डाउरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, और लड़कियों को पराया धन मानने की प्रवृत्ति। ये 3-4 कारण पे उन्होंने जोर दिया और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमें इन फैक्टर्स को एड्रेस करना है। दूसरी बात, जैसा कि हमारे साथी ने ये बात उठाई थी अबॉर्शन वाले मुद्दे पे, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में सेक्स सिलेक्शन पीसीपीएनडीटी में जुर्म है, ना कि अबॉर्शन। अबॉर्शन के लिए हमारे पास एमटीपी एक्ट है, जो अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस महिलाओं को रिप्रोडक्टिव राइट्स देता है, वो अलाउ करता है कि आप
वो abort कुछ- कर सकते हैं। हाँ, वो कुछ भी बहाना सकते हैं। लगाकर माई बॉडी और माई तीसरी- चॉइस दे कैन अबॉर्ट, और उसका जेंडर क्या था कोई भी नहीं जानता है। बिल्कुल नहीं जो जानता है, दहेज, वो हमारे दहेज, दहेज कानून है, बार-बार वो बात हो रही हमारे है, देश का वो तो कानून है, right उसको है, हमें मानना बिल्कुल पड़ेगा। नहीं। कानून एक आप चीज है, क्यों नहीं कानून महिलाओं एक से चीज है, कहते नैतिकता हैं, दूसरी चीज आप है। क्यों नहीं महिलाओं से नहीं। कहते हैं कि Women वो have right over their बंगले body गाड़ी or वाले से not? शादी ना बिल्कुल। करें, थोड़ा स्तर नीचे करके शादी कर ले। यदि आप इतने बड़े सपने देखेंगी तो वो सब कुछ प्राइस टैग के साथ आता है। आप क्यों बड़ी बड़ी शादियां जाके सेलिब्रेट करते हैं, पेज 3 पे निकालते हैं, दिस वेडिंग दैट वेडिंग, आप सब लोग शामिल होते हैं उसमें, उस पर रोक लगाइए। सुधांशु आप जी, एक सेकंड, सुपरफिशियल बातें करने का क्या फायदा होगा? हम लोग क्या खाली बड़े लोगों की लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं? दिस इज अक्रॉस द कंट्री I am talking and about this is across the across country only. and मैंने we are बोला not ना, only, we are आप not only जिम्मेदारी talking तो about छोड़िए page लड़कों 3 की, लड़कों people, के we are ऊपर। talking क्यों उनको about बंधुआ people मजदूर बना के रखा हुआ है आपने घर का? हाँ, and बोलिए। we are also talking about people जो रूरल एरियाज में है, जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की जहाँ पे बात है, जिस स्टेट्स में सपोजिटली ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रेट्स थे, वहाँ पे भी स्लिप किया है लगातार। होगा। वेस्ट बंगाल में भी वो होगा। 1980s से धीरे धीरे क्यों- धीरे क्यों- स्लिप क्यों? कारण सन प्रेफरेंस है हमारे सन समाज प्रेफरेंस में। है। अरे सन ऐसा थोड़ी है कि 100 साल पहले सन है। प्रेफरेंस चार नहीं था, पांच अब सन बातें प्रेफरेंस हो गया। सशक्तिकरण की बताई ना, नहीं। हिंसा है, हाँ। लड़कियों का दहेज सन है, प्रेफरेंस अगर आप लड़कियों कह का- रहे हैं तो 100 साल पहले ज्यादा था, हाँ। आपका तो घट रहा है तो पिछले टेक्नोलॉजी 50 आ सालों गई में। ना, पहले आप पेट के अंदर नहीं देख के बता सकते थे कि बेटा है कि बेटी है, मतलब अब आप बता सकते हैं। अब तो अब टेक्नोलॉजी क्या को हो गया? आपने खलनायक बना दिया ना, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को और देखिए, खलनायक दूसरी है, बात है खलनायक सुधांशु जी, है, लड़कियों को है, लेकर इसमें कोई के दो राय नहीं। चलिए, लड़कियों को लेकर के बहुत वो एक फियर जो है वो पेरेंट्स के बीच में क्रिएट हुआ है। बिल्कुल और ऐसा सुरक्षा कोई की भावना फियर सबसे नहीं बड़ी है, बात है। ऐसा कोई फियर नहीं है, ये कितने- फियर समाज में फैलाया जा कितने- रहा है। कितने- हम अब ऐसा कोई fear नहीं है। रेप की ये घटना होती है वो भी जानबूझकर फैलाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल फैलाया बिल्कुल जा रहा है। फैलाया- 1% ट्राई- फैलाया जा ट्राई रहा है। में A girl- बिल्कुल फैलाया जा रहा है। A girl is born is मतलब- when she is born, she is अरे born as a बहुत human पैसा आ being. रहा है उसको इन सब गर्ल चीजों के बनाया नाम जाता पर। है। बहुत When संस्थाएं चल the रही moment हैं। she is born, अच्छी she is बात not है ना। accepted चलिए, into the चलिए, और family. पुरुषों पर ये तो बोझ अच्छी बढ़ता बात जा है। रहा है, प्रोफेसर पुरुषों रंजना की हमारे जीवन बहुत धन्यवाद प्रत्याशा चर्चा कम में होती शामिल जा होने रही के है। लिए, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा है और ये बात साफ है कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो चिंता का कारण जरूर है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं, सामाजिक सोच, टेक्नोलॉजी हमेशा लोगों को बेहतर बनाने के लिए, अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है तो वो अपराध है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जो ये कदम उठाया है, सरकार ने जो कदम उठाया है, उससे निश्चित रूप से इस गिरते लिंगानुपात को रोकने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें भेज सकते हैं as.ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com, और आप पत्र भी लिख सकते हैं आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110000। नमस्कार।